Welcome to this last chapter on aging. Up till now, we have discussed many processes, many effects, and many definitions regarding aging. और ओवरऑल हम ये बात कर सकते हैं कि एजिंग, सेल्यूलर एजिंग तब कही जाती है जब वो सेल के मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ी है. सेल आम तौर पे 50 टाइम्स रेप्लिकेट कर सकती है, क्योंकि इसके बाद सेल में इतना जेनेटिक मटेरियल ही नहीं बचता जो कॉपी किया जा सकता है. एज अ रिजल्ट एजिंग टेक्स प्लेस, या सेल आगे डिवाइड नहीं कर सकती क्योंकि उसके टीलोमियर्स शॉर्टन हो जाते हैं या छोटे हो जाते हैं, और ज़्यादा डैमेज हो जाता है जो फ्री रेडिकल्स सेल रिलीज करती है इस दौरान. तो दिस इज़ नोन एज सेलुलर एजिंग. हार्मोनल एजिंग, वी ऑल नो दैट हार्मोन्स हमारे बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. पूरे चाइल्डहुड से लेकर के पूरे एडल्टहुड तक हार्मोन का डिस्प्ले रहता है. ये हार्मोन चेंज होती रहती है, एंड एज वी ग्रो ओल्डर ये हार्मोनल चेंजेस हमारे स्किन को ड्राई करते हैं और मीनोपॉजल इफेक्ट्स लाते हैं. सिमिलरली हार्मोन्स बहुत सारे इफेक्ट्स लाते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. एजिंग में एक्यूमुलेटेड डैमेजिंग होती है. लाइक मैनी ऑफ अस, इनफैक्ट ऑल ऑफ अस आर ऑलवेज एक्सपोज टू टॉक्सिन्स. हमारा बॉडी एक्सपोज रहता है हार्मफुल चीज़ों के लिए, चाहे वो टॉक्सिन्स हो, धूप हो, ब्राइट सनलाइट हो, या फिर हार्मफुल फूड हो, पोल्यूशन हो. ये सारे हमारे बॉडी को एक नेगेटिव असर देते हैं और हमारा बॉडी डैमेज हो जाता है, और साथ ही साथ हमारे टिश्यूज़, ऑर्गन सब डैमेज होते हैं, तो वो एजिंग का एक कारण हो जाते हैं. मेटाबॉलिक एजिंग उसको कहते हैं जब हमारा मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है, और ये मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म इज़ रेगुलरली नीडेड टू प्रोवाइड कैलोरीज. ये जो कैलोरी इफेक्ट जो कट डाउन होता है हमारे रोज़मर्रा लाइफ में एजिंग के साथ साथ, यही एक्चुअली एजिंग का कारण भी बनता है. सो दिस इज़ नोन एज मेटाबॉलिक एजिंग. द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. ये सारी चीज़ें सुस्त पड़ती जाती हैं, वैसे वैसे हमारा बॉडी का ह्रास होता जाता है और बॉडी वीक होता जाता है और एजिंग आती जाती है. बहुत सारी थियरीज टाइम टू टाइम एक्सप्लेन की गई हैं जो एजिंग को सेल्यूलर लेवल पे, जेनेटिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे समझाने का एक प्रयत्न है. चाहे किसी भी तरह की थियरीज है, ये थियरी ये तो मानती है कि कभी कोई थियरी एक्सप्लेन कर पाती है, वही थियरी एजिंग को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर लेती है. वो कैसे, हम इंडिविजुअल थियरीज में ही देखेंगे. वॉट एवर, एजिंग इज़ नॉट एक्चुअली सपोज टू बी अ जेनेटिकली प्रोग्राम प्रोसेस. वो एक जेनेटिकली प्रोग्राम प्रोसेस नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी जीन्स होती है. ये जीन्स बहुत सारे चेंजेस अंडरगो करती हैं, म्यूटेशन जिसको कहते हैं. हम बाद में ये इफेक्ट लेंगे. और जैसे जैसे गुड जीन्स हमारे अंदर आती हैं वैसे वैसे हमारा जीवन आगे अच्छे से चलता है. और जब बैड जीन्स आ जाती हैं, बैड जीन्स मीन द जीन्स विच कॉज एजिंग, हमारा बॉडी बूढ़ा होता जाता है. सो दिस इज़ जस्ट वन थॉट. टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ थियरीज, हम बात करते हैं जेनेटिक थियरी ऑफ एजिंग. जेनेटिक थियरी ऑफ एजिंग ये कहती है कि ये जो बॉडी में हमारे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं वो एक क्लॉक की तरह चलते हैं, और ऑल दीज प्रोसेसेस आर गवर्न्ड बाय जीन्स. सारे प्रोसेसेस जीन से गवर्न होते हैं. तो जीन्स की एक क्लॉक सी चलती है जिसको हम जेनेटिक क्लॉक करते हैं. वो डिसाइड करती है हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म किस प्रकार होएगा, इंक्लूडिंग सेल डिवीजन. ये सब जेनेटिक थियरी, बिकॉज इट्स ऑल अ मैटर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स. व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स वी इनहेरिट, व्हाट टाइप ऑफ जीन्स आर एक्टिव, ये सब डिसाइड करेंगी हमारी एजिंग प्रोसेस को. ये जो जीन्स की थियरी है, एक्चुअली ये एक एंटागोनिस्टिक प्लेयोट्रोपिक थियरी भी मेंशन की गई है, जिसमें बताया गया है कि जीन्स डिफरेंट पैटर्न्स शो करती हैं पूरे टाइम में. जैसे बाल्यकाल में जीन्स अलग पैटर्न शो करती हैं. एक ही जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए भी जिम्मेदार हो सकती है, जिस इफेक्ट को हम प्लियोट्रोपिक जीन्स कहते हैं. मतलब कुछ ऐसी जीन्स भी हो सकती हैं जो हमारे स्टार्टिंग की लाइफ में, मतलब जब हमारा जीवन जस्ट प्रारंभ होता है, वही जीन हमारे यंग स्टेज में डिफरेंट इफेक्ट रखती है और प्रजनन के काम आती है, और वही जीन बाद में हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकती है. सो इट इज़ जस्ट वन जीन विच शोज मेनी इफेक्ट्स, जिसको हम प्लियोट्रोपिक जीन्स कहते हैं. और हम ये भी मान सकते हैं कि एक जीन अगर हमारे सेहत का कारण है तो वही जीन आगे जा कर के हमारे बूढ़े होने का कारण भी हो सकती है.
एक तरह की थियरी है जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल थियरी। ये फ्री रेडिकल एक्चुअली ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म और हमारी पूरी बॉडी यूसेज के दौरान लिबरेट होते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कंजप्शन के साथ जुड़े हुए हैं। कुछ रिएक्टिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को बनाने में मदद देते हैं। फ्री रेडिकल्स जैसे जैसे जमा होते जाते हैं वैसे वैसे हम कह सकते हैं कि बॉडी डैमेज होना शुरू हो गया। ये जो फ्री रेडिकल्स है ये हमारे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे सेल्यूलर ऑर्गेनील्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन सबको डैमेज करने का वो रखते हैं और इनको लिपिड पर ऑक्सीडेशन की वजह से ये रिएक्ट करते हैं एंड दे कॉज डैमेज टू अ बॉडी ऑर्गेनील्स। बॉडी ऑर्गेनील्स में डैमेज होएगा तो डेफिनेटली फिर आगे जाके वो हमारे बॉडी को एज अ टोटल डैमेज करेगा। फ्री रेडिकल्स सप्लाई किए जाते हैं हमारे बॉडी के द्वारा जो हमारी प्रोटेक्टिव एंजाइम्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंजाइम डिस्ट्रॉय होएगी तो डेफिनेटली हमारी पूरी फिजियोलॉजी एक्सपोज हो जाएगी और पूरी फिजियोलॉजी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी एंड एज अ रिजल्ट अगेन वी विल अंडरगो एजिंग। कुछ फ्री रेडिकल्स हमारे ये जो नॉर्मल डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है, क्योंकि बॉडी में खुद में भी एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वो गलत चीज़ों को बंद कर देती है सेल्फ इम्यून सिस्टम के द्वारा। ये जो इम्यून सिस्टम है या डिस्ट्रक्शन है हमारे बॉडी इन गलत चीज़ों के लिए देती है, ये भी हमारा रूल आउट हो जाता है ऐसे केस में। और ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये इंटरफेयर करते हैं हमारे जनरल बॉडी फंक्शन में और इवेंचुअली दे कैन लीड टू डेथ या दे कैन लीड टू एजिंग विच ग्रेजुअली लीड्स टू डेथ। Another type of theory is cross linkage theory. Cross linkage theory ये बताती है कि एजिंग उस डीएनए की एक्टिविटी का नतीजा है जहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं रहता। बढ़ती उम्र के साथ डीएनए के जो टेम्पलेट्स हैं वो क्रॉस लिंक्स बना लेते हैं कुछ एजेंट्स के साथ। ये एजेंट्स डीएनए के साथ क्रॉस लिंक बना करके उसको रेप्लिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं कराते और इनके साथ साथ बॉडी के अंदर कोलेजन टिश्यू फॉर्म होता है और ये कोलेजन टिश्यू साथ ही साथ हमारी बोन्स में, कार्टिलेज में, हार्ट, लंग, वेसल, मसल, इन सब को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो दैट मीन्स क्रॉस लिंकेज थ्योरी जो है, जो डीएनए के साथ संबंधित है, ये एजिंग प्रोसेस को लाने में एक कारण होती है। Another type of theory is immunological theory. इम्यून सिस्टम एज वी ऑल नो ये वो सिस्टम है जो बीटा लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का बनता है और प्रैक्टिकली ये जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं या जो टी सेल्स होती हैं जो थाइमस से ओरिजिनेट करती हैं, ये हमारे बॉडी को स्पेशल टाइप ऑफ इम्यूनिटी देती हैं जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। इस इम्यूनिटी के तहत टी सेल प्रोड्यूस की जाती हैं और ये हमारे फाइटर बॉडीज़ की तरह काम करती हैं और बाहर से आने वाले एंटीजन को मार भगाती हैं। समय के साथ साथ जैसे जैसे इंसान आयु में आगे बढ़ता जाता है या बूढ़ा होता जाता है, ये टी लिम्फोसाइट्स की मात्राएं कम हो जाती है, अमाउंट कम हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट बॉडी फेल्स टू फाइट डिजीज़। Another theory is hormonal theory. ये जो बताती है कि हार्मोन के डिसफंक्शन से या गलत फंक्शन से, मॉल फंक्शन से हमारा न्यूरो एंडोक्राइनल सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑब्वियसली जब एंडोक्राइन और हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम इम्बैलेंस होता है तो हमारा बॉडी फंक्शन डिसबैलेंस हो जाता है। और हाइपोथैलेमस एक बहुत छोटा सा ऑर्गन है जो हमारे ब्रेन से कंसर्न है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेजर ग्लैंड्स, हार्मोनल ग्लैंड्स इन द बॉडी। और ये जो मास्टर ग्लैंड फंक्शनिंग जैसे ही रुक जाती है या इसमें रुकावट आती है या कोई भी तरह का अवरोध आता है, एज अ रिजल्ट हमारा पूरा बॉडी हार्मोनल डिफेक्ट से या हार्मोन के मेल फंक्शनिंग से कंसर्न रहता है। Another type of theory is disengagement theory. Disengagement theory ये मानती है कि सोसाइटी का बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है एक मनुष्य की या एक एनिमल की लाइफ में। जब हम यंग होते हैं हमारे में वो सारी पोटेंशियल्स होती है, सोसाइटी एक तरह से हमें वेलकम करती है। हमारे बहुत सारे तरह के जो फ़ायदे हम सोसाइटी को दे सकते हैं, उन सब के लिए सोसाइटी का एक वेलकम इफ़ेक्ट होता है।
जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है या एज द एनिमल ग्रोज ओल्डर, ये जो सोशल इफ़ेक्ट है इसमें वो ढीला पड़ता जाता है। और क्योंकि वो वेलकम नहीं रहता सोसाइटी में, वो स्टेटस नहीं रहता सोसाइटी में जो पहला था, तो वो खुद भी सोसाइटी से विड्रॉ करता है। सो दिस इज़ द डिसएंगेजमेंट थियरी जो व्यू करती है हमारे सोशल एस्पेक्ट के ऊपर। एक थियरी ये मानती है, जिसको एक्टिविटी थियरी ऑफ एजिंग कहते हैं, वो ये मानती है कि हम जो एक्सपेक्टेशन करते हैं हमारे बूढ़े लोगों से या बड़े लोगों से, वो एक्सपेक्टेशन मिडिल एज के लोगों से नहीं की जाती है। ये थियरी एक्चुअली दिस हिट्स एट द साइकोलॉजिकल साइड, ये साइकोलॉजी को हिट करती है और हमारे को सोसाइटी में जो हमारे डिफरेंट रोल्स मिल रहे हैं उनको एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट के साथ पढ़ा जा रहा है। सो ऑल द रोल्स विच आर नीडेड बाय अ पर्सन आर अफेक्टेड ओनली एट दैट वेरी प्लेस, वो वहीं पे और उसी टाइम इफ़ेक्ट करते हैं, बाद में नहीं। Another type of theory is known as continuity theory। ये continuity theory ये मानती है, ये डेवलपमेंट के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए इसको डेवलपमेंटल थियरी भी बोलती है। और ये थियरी किसी भी एनिमल के डेवलपमेंटल पैटर्न से या एवोल्यूशनरी पैटर्न के साथ जुड़ी हुई है। डेवलपमेंटल इफेक्ट के साथ साथ जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, ये थियरीज़ उन्हीं थियरीज़ के साथ जुड़ी हुई है। कुछ दूसरी थियरी होती है जिसको हम कहते हैं सब कल्चर थियरी। सब कल्चर थियरी एक्चुअली ये हमारे, अगेन दिस इज़ ऑल्सो मच रिलेटेड टू आवर सोसाइटी, कि हमारा सोसाइटी का एक बहुत बड़ा जो फ्रैक्शन है वो मानता है कि सोशल रोल्स इंसान के अलग अलग एज में अलग अलग हैं। वॉट इज़ डन एट यंगर एज इज़ नॉट या कैन नॉट बी डन एट द ओल्डर एज। सो इट इज़ द सोसाइटी विच फ्रेम्स लॉज एंड अकॉर्डिंगली हम अगर उन लॉज के अंदर अपने आप को मानते हैं, इफ़ वी फाइंड आवर सेल्फ बींग वेलकम बाय द सोसाइटी, वी अंडरगो टाइप ऑफ चेंजेस एज रिगार्डेड। अनदर टाइप ऑफ थियरी जो डील करती है हमारे एजिंग के साथ, उसको हम सोमैटिक म्यूटेशन थियरी कहते हैं, या इसको डिस्पोजेबल सोमा थियरी भी कहते हैं कई लोग। और इनका मानना है कि जीन्स खुद डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है एजिंग के लिए, क्योंकि अगर जीन्स ही रिस्पॉन्सिबल होती तो आप सोचिए कि वो सारी जीन्स जो बूढ़े होने के लिए जिम्मेदार हैं उनको इंसान क्यों सेलेक्ट करता। अगर केवल जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो जीन्स जो बूढ़े होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो तो पहले ही सोसाइटी से या पॉपुलेशन से अलग हो जाती या उनको हटा दिया जाता। सो इट इज़ नॉट ओनली द जीन्स, एक्चुअली इट मे बी द केस ऑफ सोमैटोप्लाज्म ऑल्सो। सोमैटिक इफेक्ट्स भी होते होंगे जो सेल के हैं, जो बॉडी को धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ अग्रसर करते हैं। बिकॉज वॉट एवर यू से, बॉडी इज़ द टोटलिटी ऑफ सोमैटोप्लाज्म एंड जेनेटोप्लाज्म। जेनेटिक्स का या जीन्स का या न्यूक्लियर मैटर और सोमैटिक मैटर, इनका कॉम्बिनेशन ही बॉडी बनाता है। इनमें से एक को भी अगर किसी तरह का लॉस होता है या नेगेटिव इफेक्ट आता है तो ऑब्वियसली दिस रिलेट्स टू द अदर एज वेल, और दोनों मिलकर ही पूरे बॉडी को या तो ठीक रखते हैं या एजिंग की तरफ ले जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द सोमैटिक म्यूटेशन थियरी, ये जो बाद में आई थी, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आई थी, ज़्यादातर इसको रेडिएशन बायोलॉजी का सपोर्ट है। ये थियरी फोकस करती है म्यूटेशंस के ऊपर, क्योंकि म्यूटेशंस दो तरह के हो सकते हैं, दे में भी हार्मफुल म्यूटेशंस, दे में भी यूज़फुल म्यूटेशंस। वैसे तो हम जानते हैं जैसे जैसे हार्मफुल म्यूटेशंस होते हैं वो हमारी पॉपुलेशन के द्वारा हटा दिए जाते हैं, और हमारी पॉपुलेशन एक इफ़ेक्ट रखती है कि वो केवल गुड म्यूटेशन को या वेरिएशंस को प्रोग्रेसिव दिशा में या आगे की तरफ ले जाना चाहती है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स को वो हटा देती है। लेकिन इसके अपने कुछ वो हैं, ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि देखिए हर वक्त तो हम किसी जीन को जेनेटिकली पास नहीं कर सकते। द पासिंग ऑफ जीन्स कैन ओनली टेक प्लेस व्हेन द रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज़ इंटैक्ट। जब किसी इंडिविजुअल की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पूरी ख़त्म हो चुकी है, उसके बाद अगर कोई जीनिक इफ़ेक्ट्स आते हैं या म्यूटेशंस आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएंगे, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक बूढ़ा व्यक्ति रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो म्यूटेशंस जो कि कोई चेंजेस होते हैं जीन्स में, ये सारे चेंजेस अगर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और रिप्रोडक्टिव स्किल इंटैक्ट रहती है तो ये पास हो जाते हैं।
अगर ये एज क्रॉस कर जाते हैं रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की, तो दे आर नॉट पास्ड इन द पॉपुलेशन. एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन हैजंट गॉट टू फेस द इल इफेक्ट्स. जीन्स जो अपने इफेक्ट में जो जीन्स जो अपना इफेक्ट लेट दिखाती हैं, मतलब उम्र बढ़ने के बाद, एक पर्टिकुलर उम्र क्रॉस करने के बाद दिखाती हैं, वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती. वी कैन ऑल अंडरस्टैंड. और जीन्स जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी के रहते रहते अपना इन्फ्लुएंस दिखाती हैं, ओनली दीज जीन्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ऑल दीज म्यूटेशंस, इनफैक्ट जो म्यूटेशंस इकट्ठे होते रहते हैं बॉडी में, ये हमारे डीएनए को ज़रूर डैमेज करते हैं, क्योंकि ये जो म्यूटेशंस हैं दे डोंट एक्चुअली गिव समथिंग गुड टू द बॉडी. इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, डीएनए के डैमेज करते हैं. ये जो थियरी है ये एक्सप्लेन करती है कि डीएनए में जो एबिलिटी होती है सेल्फ रिपेयर की, ये सेल्फ रिपेयर की जो टेंडेंसी है डीएनए में, ये घट जाती है. एंड ऑफ कोर्स डीएनए डैमेज होने के साथ साथ सेल अपने रिपेयरेबल जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म कर लेती है. और ये इसलिए भी होता है क्योंकि एक पर्टिकुलर उम्र बाद, या तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, या कोई भी आदत की वजह से, या कोई भी आप और उसके रीज़न लगा लो, व्यक्ति अल्कोहल, टबैको, कोई भी रूप में हैवी मेटल, चाहे वो ड्रग्स क्यों नहीं हो, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स या रेडिएशन, डाइट, इन सब चीज़ के थ्रू अपने बॉडी को नुकसान पहुंचाता है. और स्ट्रेनस एक्सरसाइज भी हो सकती हैं जो इन सारी चीज़ों की वजह से फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो जाती हैं. ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये हमारे कैलोरी कंजम्पशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखाती है. हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है और साथ ही साथ हमारी ग्रोथ रेट कम हो जाती है. एंड व्हाट इज़ एजिंग? एक्चुअली एजिंग इरिवर्सिबल होती है, वापस से हम अपने पहले वाले टाइम पे नहीं आ सकते. सो ऑल दिस इररिपेरेटिव चेंजेस टेक प्लेस इन द बॉडी. हमारा जो नर्वस सिस्टम है और मसल टिश्यू सिस्टम है, इन सारे में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं. एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जिसको लाइपोफ्यूसिन कहते हैं. दिस इज़ एक्चुअली लिपिड के साथ इंक्लूडेड ये ग्रैन्यूल है जो हमारा लिपिड प्रोफाइल एनरिच कर लेता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ. ये एज स्पॉट्स के रूप में हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं. जैसे जैसे लाइपोफ्यूजन इंक्रीज करते हैं, एक हेल्दी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कंजम्पशन या ऑक्सीजन से रिलेटेड एक्टिविटी कम हो जाती है और ये टिश्यू एज करने लग जाता है. और क्योंकि हमारा एरोबिक जो भी सिस्टम है वो कम पड़ जाता है एंड वी डेवलप एजिंग स्पॉट्स जो किसी भी बूढ़े व्यक्ति के अंदर देखने को मिलते हैं. ये जो पिगमेंट्स हैं दे मे बी ड्यू टू रेडिएशन ऑल्सो इन यंग पर्सन, लेकिन आमतौर पे ये जो पिगमेंट स्पॉट्स हैं बहुत ज़्यादा एज वाले व्यक्ति में देखने को मिलते हैं. Another type of theory which explains aging is developmental genetic theory, जो ये मानती है कि ये जो एजिंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यूड प्रोसेस है और जेनेटिकली कंट्रोल्ड और प्रोग्राम्ड है. जबकि इसी को काटती हुई भी थियरीज़ देखने को मिल जाएंगी. और इसके सपोर्टिंग जो एविडेंस है ये बताते हैं कि जो जेनेटिक डिजीज़ हैं वो एजिंग के साथ साथ होती हैं और ये इनहेरिट भी हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल दे आर टू मेन वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़ जिनका ध्यान होना चाहिए, प्रोजेरिया और वर्नर सिंड्रोम. ये दोनों तरह की जो डिजीज़ हैं इसके अंदर एजिंग स्पीडन कर जाती है. एजिंग बहुत ज़्यादा स्पीड से होने लग जाती है. एज अ रिज़ल्ट वी कम अक्रॉस दीज टू डिजीज़. इन दोनों डिजीज़ के बारे में हम बात करेंगे कि प्रोजेरिया क्या है ना. सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेरिया. सो ये जो प्रोजेरिया है ये व्यक्ति के समय से पहले या बहुत तेज़ गति से बूढ़ा होने के प्रोसेस को प्रोजेरिया कहते हैं. ये बीमारी अभी भी अध्ययन में है, बहुत कुछ इसके बारे में पता चल चुका है, लेकिन क्योंकि ये बीमारी व्यक्ति की सारी स्थितियाँ एकदम से टर्न डाउन कर देती हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो नोन एज अ डिजीज़ ऑफ द ओल्ड. इस प्रोजेरिया को हचिंसन गिलफ्रेड सिंड्रोम भी कहते हैं. एक एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर फटाफट होता रहता है, जल्दी से होता रहे, प्रोग्रेसिव होता रहता है. और जो बच्चे हैं वो शार्पली एज करते हैं. एकदम जब कोई बच्चा पैदा होता है उस दौरान ये डिज़ीज़ देखने को नहीं मिलती, पता भी नहीं चलता, बिकॉज द चाइल्ड इज़ बॉर्न
एकदम नेचुरल नॉर्मल बॉर्न होता है। ये पहले 2 साल तक भी बच्चा नॉर्मल दिखता है, धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ऐसे रैपिड चेंजेस आते हैं कि बच्चा बूढ़ा होता रहता है। ये जो बच्चे हैं जिनको प्रोजेरिया होते हैं, ये वही बर्थ के दौरान नॉर्मल रहते हैं, पहला जो साल है उसमें भी ये नॉर्मल से रहते हैं, लेकिन जैसे ही पहला साल ख़त्म होता है या ख़त्म होने वाला होता है, वैसे कुछ साइंस और सिम्टम्स इसमें हो जाते हैं, जो उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, इनके बाल कम होने लग जाते हैं और ये कुछ इनकी स्किन रिंकल्ड हो जाती है और बूढ़े जैसे दिखने लग जाते हैं ये बच्चे। इन बच्चों में हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, इनको हार्ट अटैक, स्ट्रोक भी पड़ सकता है और आम तौर पे बच्चे 2-3 साल के होते होते मर भी जाते हैं। इस प्रोजेरिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक बच्चे के लिए है वो लगभग 13 साल है। कुछ तो इस डिज़ीज़ के साथ पहले ही मर जाते हैं, लेकिन कुछ 20 साल तक भी जिंदा रहने वाले केसेस हैं। अभी तक एज सच प्रोजेरिया के लिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आ चुके हैं और हम निकट भविष्य में इसका इलाज भी देखने को हमें मिल सकता है। इसके साथ एक दूसरी डिजीज़ है जिसको हम वर्नर सिंड्रोम कहते हैं। ये भी एक तरह का प्रोजेरिया ही है, लेकिन यहाँ पे आयु थोड़ी ज़्यादा जी लेता है इंसान। इस वर्नर सिंड्रोम जो प्रोजेरिया भी कहलाती है, ये एक हेरिडिटी कंडीशन है जिसमें अगेन प्रीमेच्योर एजिंग होती है और ये जो प्रीमेच्योर एजिंग के साथ कैंसर का डेवलपमेंट का रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है और दूसरी डिजीज़ तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि एक के बाद एक सारे ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं। इस वर्नर सिंड्रोम का जो साइन है वो बचपन में या फिर टीनेज जब होते हैं तब स्टार्ट हो जाता है। एक व्यक्ति जिसको ये वर्नर सिंड्रोम है उसकी ग्रोथ यूजुअल नहीं रहती, जो हैम्पर्ड ग्रोथ रहती है कम हो जाती है। टीनेजर और ज़्यादा छोटा ही नज़र आता है, वो नॉर्मल नहीं रहता। उसकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल इनफैक्ट गायब हो जाते हैं, गंजा हो जाता है वो बेचारा बच्चा या जो मेल फीमेल व्हाट्सएवर। और 20 साल और 30 साल के बीच में मैक्सिमम डैमेज होते हैं। और कईयों के, क्योंकि हम जानते हैं कैटरैक्ट या मोतियाबिंद 40 के बाद किसी भी इंसान को हो सकता है, इस तरह के बच्चों के अंदर कैटरैक्ट 20 साल बाद ही देखने को मिल सकता है। उनकी आई का लेंस ख़राब हो जाता है, आँख का लेंस ख़राब हो जाता है, उनमें डायबिटीज़ 2 टाइप हो जाती है, स्किन ख़राब हो जाती है, स्किन में सिस्ट डेवलप हो सकती हैं, वो इनकी जो नाक है वो भी तीखी हो जाती है और साथ में इनको ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस मींस जब बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो कम हो जाती है। एज अ रिज़ल्ट बोन्स में फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इन बच्चों के साथ रहती है। कैंसर जो डेवलप होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। आर्थरोस्क्लेरोसिस डेफिनेटली हो जाती है, क्योंकि इस दौरान सारे मेटाबॉलिज्म तो फीके पड़ जाते हैं। आर्टरीज और वेन्स के अंदर डिपोजिशन बहुत बढ़ जाता है। एज अ रिज़ल्ट ये ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकते हैं, हार्ट अटैक पड़ सकते हैं। सो ऑल दीज 2 डिजीज़ जिनको हम प्रोजेरिया या वर्नर सिंड्रोम कह रहे हैं, बेसिकली एक तरह की होती है, बस प्रोजेरिया में उम्र और कम होती है जो जिंदा रहता है व्यक्ति। वर्नर सिंड्रोम में व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा टाइम तक जिंदा रह सकता है, बट अगेन बोथ द डिजीजेज दे अफेक्ट द पर्सन इन टोटलिटी और ज़्यादा देर तक इस तरह के कैंडिडेट्स या इस तरह के ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाते। सो विद दिस वी फिनिश विद दिस एजिंग प्रोसेस, एजिंग एंड सेनेसेंस, जो हम अगेन कहते हैं कि एजिंग एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो बॉडी में लगातार अनइंटरप्टेड चलती है, एंड इट इज़ ओनली वी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ गुड एज और अ बैड एज। थैंक यू।